और एक अप्रत्याशित इनकार के बारे में है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एस्थर की किताब के पहले अध्याय की। हाँ, एस्तर 1 आयत 1 से 22 तक। ये वो जमाना था जब राजा शर्ष, जिसे हम जर्क्सीस के नाम से भी जानते हैं, एक बहुत बड़े साम्राज्य पर राज करता था। बहुत ही विशाल साम्राज्य। सोचिए, हिंदुस्तान से लेकर कूश तक पूरे 127 प्रांत। कमाल है। और हमारा स्रोत है एस्तर की किताब का यही पहला अध्याय। बिल्कुल, ये हमें सीधे राजा क्षयर्ष के शासन के तीसरे साल में ले जाता है, उसकी राजधानी शूषण के राजगढ़ में। और आज हम देखेंगे कि कैसे एक भव्य शाही दावत, जो शायद शक्ति दिखाने का एक तरीका थी, हाँ, वो अचानक एक बड़े संकट में बदल जाती है। और इसकी जड़ में है रानी वश्ती का एक इनकार। एक इनकार जिसने सब कुछ बदल दिया। तो आज की इस चर्चा में हम इसी कहानी की परतें खोलेंगे, वो शान शौकत, वो दरबार के तौर तरीके, और सबसे अहम, एक रानी के इनकार के वो नतीजे जिन्होंने साम्राज्य के कानून तक को हिला दिया। तो चलिए शुरू करते हैं उस भव्यता से। पाठ बताता है कि राजा ने अपने शासन के तीसरे साल में एक जबरदस्त दावत रखी। अपने सभी हाकिमों, कर्मचारियों, सेनापतियों, सबके लिए। जी, फारस और मादे के सेनापति, प्रांतों के प्रधान, सब मौजूद थे। और ये कोई एक दो दिन की बात नहीं थी। नहीं नहीं, पूरे 180 दिन। 180 दिन, आधा साल। ये तो आह, अविश्वसनीय है। इतनी लंबी दावत क्यों? सिर्फ खाना पीना? नहीं, ये सिर्फ दावत नहीं थी। पाठ साफ कहता है, राजा अपने राज विभव का धन और अपने महात्म्य के अनमोल पदार्थ दिखा रहा था। अच्छा, तो ये एक तरह का शक्ति प्रदर्शन राइट, था। एक सोचा समझा शक्ति प्रदर्शन। सोचिए, इतने बड़े साम्राज्य के कोने कोने से आए शासकों को महीनों तक अपनी राजधानी में रखना, उनकी मेहमान नवाजी करना और लगातार अपनी दौलत और ताकत दिखाना। हाँ, ये तो अपने आप में एक संदेश था कि शेरशाह कितना शक्तिशाली है। जी, शायद ये भविष्य की किसी बड़ी योजना जैसे यूनान पर चढ़ाई के लिए समर्थन जुटाने का तरीका भी हो सकता है। एक तरह की, क्या कहते हैं, पॉलिटिकल नेटवर्किंग, शाही अंदाज में। और इन 180 दिनों के बाद क्या ये सिलसिला रुका? नहीं, इसके फौरन बाद एक और दावत हुई, 7 दिनों की। 7 दिन और? जी, किसके लिए? ये शूशान राजगढ़ में मौजूद सभी लोगों के लिए थी, क्या छोटे क्या बड़े। ये शायद आम लोगों को अपनी उदारता दिखाने का तरीका था, राजभवन के बगीचे के आंगन में। और वहां की सजावट का जिक्र भी कमाल का है। श्वेत और नीले सूती पर्दे। हाँ, सन और बैंजनी रंग की डोरियों से बंधे हुए, चांदी के छल्लों में, संगमरमर के खंभों पर। ये रंग सफेद, नीला, बैंगनी, ये तो शाही रंग माने जाते थे। और सोने चांदी की चौकियां, लाल, श्वेत, पीले, काले संगमरमर के फर्श पर, मतलब माहौल एकदम शाही था। पूरी तरह से। पीने के लिए भी सोने के अलग अलग तरह के बर्तन थे, और राजा की उदारता से खूब दाख मधु, मतलब शराब, परोसी जा रही थी। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, आयत 8 में, पीना नियम के अनुसार था, किसी पर जबरदस्ती नहीं थी। राजा ने कहा था कि मेहमान जैसा चाहे वैसा करे। ये थोड़ा हैरान करता है ना? हाँ, ये दिलचस्प है। शायद ये राजा की उदारता भी दिखाता है, और साथ ही व्यवस्था बनाए रखने का तरीका भी, कि भाई पियो मगर हंगामा मत करो। एक व्यवस्थित भव्यता। और इसी दौरान एक और दावत भी चल रही थी। जी हाँ, आयत 9 में जिक्र है, रानी वश्ती भी महल में स्त्रियों के लिए अलग से एक दावत दे रही थीं। तो दो समानांतर दावतें। अच्छा, सब कुछ ठीक चल रहा था, योजना के मुताबिक राजा अपनी शक्ति दिखा रहा था, मेहमान मजे ले रहे थे। फिर आया वो 7वां दिन। हाँ, उस दूसरी 7 दिन वाली दावत का आखिरी दिन। और पाठ कहता है, राजा का मन दाख मधु में मग्न था। सीधे शब्दों में कहें तो राजा नशे में था। और यहीं से कहानी में मोड़ आता है। बिल्कुल, नशे की हालत में उसने अपने साथ खास खोजों को बुलाया। ये वो दरबारी थे जो राजा के निजी मामलों को देखते थे, भरोसेमंद लोग। नाम भी दिए, मोमान, बिश्ता, हरबुना वगैरह। और राजा ने उन्हें क्या हुक्म दिया? वो हुक्म जिसने सब कुछ बदल दिया। हुक्म था कि रानी वश्ती को शाही मुकुट पहनाकर राजा के सामने लाया जाए, लाया जाए। क्यों? ताकि सब लोग और हाकिम उसकी सुंदरता देख सकें। पाठ साफ लिखता है, क्योंकि वो देखने में सुंदर थी। अरे, मतलब राजा नशे में अपनी पत्नी की सुंदरता का प्रदर्शन करना चाहता था, उसे एक चीज की तरह दिखाना चाहता था। लगता तो यही है। ये शायद उसके अहंकार का ही एक और रूप था।
अपनी खूबसूरत रानी को सबके सामने पेश करना। और यहीं पर वो हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होगी। आयत 12, रानी वश्ती ने आने से इनकार किया। जी हाँ, राजा का हुक्म और रानी का इनकार, वो भी सबके सामने। खोजों ने जब ये जवाब राजा को सुनाया, तो क्या हुआ? पाठ कहता है राजा बड़े क्रोध से जलने लगा। ये सिर्फ आज्ञा न मानना नहीं था, ये राजा के अधिकार पर, उसके सम्मान पर सीधी चोट थी। गुस्से में तो राजा आग बबूला था, लेकिन ये दिलचस्प है कि उसने फौरन कोई सजा नहीं दी। उसने अपने बुद्धिमान सलाहकारों से राय मांगी। हाँ, ये फारसी साम्राज्य की व्यवस्था को दिखाता है। राजा ने समय समय का भेद जानने वाले पंडितों से पूछा, जो नीति और न्याय के ज्ञानी थे। वो 7 मुख्य सलाहकार, जिनके नाम भी दिए गए हैं, कर्षना, शेतार, अधमाता और ममुकान, ये राजा की कैबिनेट जैसे थे। जी, ये वो लोग थे जो राजा का दर्शन करते थे और राज्य में मुख्य पदों पर थे, सबसे ऊंचे सलाहकार। और राजा का सवाल सीधा था, रानी वाष्टी ने हुक्म नहीं माना तो कानून के हिसाब से उसके साथ क्या किया जाना चाहिए। वो कानूनी और राजनीतिक सलाह चाहता था, और यहीं पर ममुकान नाम का सलाहकार सामने आता है। ममुकान। हाँ, उसने राजा और बाकी हाकिमों के सामने जो बात रखी, उसने पूरे मामले का रुख ही बदल दिया। उसने कहा कि रानी वश्ती ने जो किया है वो सिर्फ राजा का अपमान नहीं है। सिर्फ राजा का नहीं, हुक्म तो राजा का था, तो फिर किसका अपमान? ममुकान ने इसे बहुत बड़ा बना दिया। उसकी दलील ये थी कि ये अपमान सभी हाकिमों का और साम्राज्य के सभी पुरुषों का है। क्या? सभी पुरुषों का? कैसे? उसने तर्क दिया कि जब ये खबर फैलेगी कि राजा ने रानी को बुलाया और वो नहीं आई, तो साम्राज्य की सारी औरतें अपने पतियों को तुच्छ समझने लगेंगी, उनकी इज्जत नहीं करेंगी, उनकी बात नहीं मानेंगी। बाप रे! मतलब एक रानी के इनकार को पूरे समाज की व्यवस्था के लिए खतरा बता दिया। ये तो कमाल की राजनीतिक चाल थी। राजा के निजी अपमान को सबका डर बना दिया। बिल्कुल, राजनीतिक नजरिए से ये एक मास्टर स्ट्रोक था। ममुकान ने कहा, आज ही के दिन फारसी और मादी हाकिमों की पत्नियां राजा के सब हाकिमों से ऐसा ही कहने लगेंगी। उसने एक तरह के घरेलू विद्रोह का डर पैदा कर दिया। उसने कहा, इस प्रकार बहुत ही घृणा और क्रोध उत्पन्न होगा। उसने रानी के इनकार को पितृसत्तात्मक व्यवस्था पर सीधा हमला बना दिया। ये दिखाता है कि कैसे सत्ता अपनी रक्षा के लिए व्यक्तिगत घटनाओं को बड़ा सामाजिक खतरा बना सकती है। तो ये तो एक विस्फोटक स्थिति बन गई। अब ममुकान ने सिर्फ समस्या तो बताई नहीं होगी, हल भी सुझाया होगा। हाँ, और हल भी उतना ही कठोर सुझाया। उसने कहा कि एक शाही आज्ञा निकाली जाए और उसे फारसियों और मादियों के कानून में लिखा जाए, ताकि वो कभी बदली ना जा सके। अटल कानून, ऐसा क्या था उसमें? वश्ती के लिए क्या सजा? सजा ये थी कि वश्ती फिर कभी राजा क्षयश के सामने ना आ पाए, और राजा उसका पटरानी का पद छीनकर किसी दूसरी स्त्री को दे दे जो उससे अच्छी हो। मतलब उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाए, उसका पद छीन लिया जाए। जी, उसे शाही नजरों से और इतिहास से मिटाने की कोशिश। और इस फरमान का मकसद क्या बताया गया? सिर्फ वश्ती को सजा देना नहीं, मकसद ज्यादा बड़ा था, सामाजिक नियंत्रण का। ममुकान ने कहा कि जब ये आज्ञा पूरे राज्य में सुनाई जाएगी, तो सब पत्नियां छोटे बड़े अपने अपने पति का आदर मान करती रहेंगी। अच्छा, तो ये एक मिसाल कायम करने की कोशिश थी, ताकि कोई और औरत ऐसा करने की हिम्मत न करे। बिल्कुल, ये सीधे तौर पर पुरुषों के अधिकार को मजबूत करने और महिलाओं को उनकी जगह दिखाने की कोशिश थी, पूरे साम्राज्य में। और राजा, बाकी सलाहकार, क्या उन्होंने ये मान लिया? किसी ने सवाल नहीं उठाया कि नशे में दिए हुक्म पर इतनी बड़ी सजा? पाठ में ऐसा कोई जिक्र नहीं है। आयत 21 कहता है, ये बात राजा और हाकिमों को पसंद आई और राजा ने ममुकान की सम्मति मान ली। लगता है ममुकान ने उनके डर को सही तरह से भुनाया, या शायद राजा अपने अपमान से इतना नाराज था कि उसे यही सही लगा। वश्ती की तरफ से बोलने वाला कोई नहीं था। कोई नहीं, तो फैसला हो गया, वश्ती को पद से हटा दिया गया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। अच्छा, और क्या हुआ? राजा ने इस घटना के आधार पर एक और व्यापक फरमान जारी किया। उसने तुरंत पूरे साम्राज्य में चिट्ठियां भेजी, हर प्रांत की अपनी लिपि में, हर जाति की अपनी भाषा में। ताकि संदेश सब तक पहुंचे। उन चिट्ठियों में क्या लिखा था? सिर्फ वश्ती के बारे में? नहीं, संदेश उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। आयत 22 में 2 मुख्य बातें थीं। पहला, सब पुरुष अपने अपने घर में अधिकार चलाएं। अपने घर के मुखिया बने। और दूसरा? दूसरा, अपनी जाति की भाषा बोला करें। ये तो बहुत अजीब है। रानी के इनकार का जवाब ये
कि पुरुष घर में अधिकार चलाएं और अपनी भाषा बोले? इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, ये कनेक्शन थोड़ा अजीब लगता है। शायद ये दिखाता है कि जब सत्ता को चुनौती मिलती है, तो वो हर तरह से अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। घर के अंदर पुरुषों का अधिकार पक्का करना और भाषा के जरिए सांस्कृतिक पहचान पर जोर देना। शायद ये साम्राज्य की एकता और पारंपरिक ढांचे को बनाए रखने का तरीका था। सलाहकार इस मौके का इस्तेमाल करके न केवल उस वक्त की समस्या को हल करना चाहते थे, बल्कि शाही और मर्दों के नियंत्रण को और मजबूत करना चाहते थे। तो आज हमने देखा कि कैसे राजा शेयर्स की वो शानदार दावत, जो उसकी ताकत का नजारा थी, हाँ, रानी वष्टी के एक इनकार की वजह से एक बड़े राजनीतिक और सामाजिक संकट में बदल गई। हाँ, एक ऐसा इनकार जिसके पीछे की वजह हमें ठीक ठीक नहीं पता, पर जिसके नतीजे बहुत गहरे हुए। और हमने समझा कि कैसे राजा के सलाहकार, खासकर ममूका ने बड़ी चालाकी से इस एक घटना को पूरे समाज के लिए खतरा बना दिया। और फिर एक ऐसा शाही फरमान जारी करवाया जिसका मकसद सिर्फ वष्टी को सजा देना नहीं था, बल्कि पूरे साम्राज्य में मर्दों के घरेलू अधिकार को पक्का करना था। जी, ये अध्याय हमें उस जमाने की राजशाही, दरबारी राजनीति, नशे और अहंकार के असर और समाज में स्त्री पुरुष के बीच शक्ति के रिश्तों की एक जबरदस्त झलक देता है। एक नशे में दिया गया हुक्म, एक रानी का इनकार, और नतीजा पूरे साम्राज्य के लिए बदला हुआ कानून। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे व्यक्तिगत अपमान, राजनीतिक सलाह और सत्ता के खेल में लिए गए फैसलों के कितने अनपेक्षित और दूर तक जाने वाले परिणाम हो सकते हैं। वाशती का कदम, क्या वो बहादुरी थी या नासमझी या मजबूरी? ये तो बहस का मुद्दा है। हाँ, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि उसके एक नहीं ने न सिर्फ उसकी जिंदगी बदली, बल्कि फारसी साम्राज्य के इतिहास और एस्तर की पूरी कहानी का रुख तय कर दिया। ये अध्याय उस मंच को तैयार करता है जिस पर एस्तर आएगी और कहानी और भी दिलचस्प होगी। यह हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी इतिहास के बड़े बदलावों की जड़ें बहुत ही बड़े से बड़ा गुस्सा ठंडा कर देता है। राजा शायर्स के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। गुस्सा तो देखिए शांत हो गया, पर रानी वष्ती के जाने के बाद महल में जैसे एक खालीपन सा था, और राजा को रह रहकर वष्ती की याद आती थी, और वो हुक्म भी जो उसने खुद ही उसके खिलाफ दिया था। आज हम एस्तेर की किताब के दूसरे अध्याय आयत 1 से 23 इस पर जरा गहराई से बात करेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एस्तेर, जो एक अनाथ यहूदी लड़की थी, वो पारस जैसे मतलब इतने बड़े साम्राज्य की रानी बनी, और साथ ही कैसे उसके पालक पिता मोर्देकाय ने एक बहुत बड़ी साजिश का पर्दाफाश करके राजा की जान बचाई। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट जैसी नहीं है, इसमें बहुत कुछ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हुआ यूं कि राजा की यह हालत देखकर उसके जो सेवक थे, उन्होंने एक सुझाव दिया। उन्होंने कहा, महाराज, क्यों ना आपके लिए पूरे राज्य से सबसे खूबसूरत जवान कुंवारी लड़कियां ढूंढी जाएं। राजा को ये ख्याल पसंद आ गया। फौरन हुक्म जारी हुआ। पूरे साम्राज्य में अधिकारी भेजे गए। उनका काम था हर सूबे से, हर प्रांत से सुंदर लड़कियों को चुनना और उन्हें शूषण, जो राजधानी थी, वहां के रनवास में लाना। वहां हेगे नाम का एक अधिकारी था, एक खोजा, जो स्त्रियों का रखवाला था। लड़कियों को उसकी देखरेख में रखा जाना था, और उन्हें मतलब खूबसूरती निखारने का सारा सामान भी दिया जाना था। योजना साफ थी, जिस भी लड़की से राजा सबसे ज्यादा खुश होंगे, वही वष्ती की जगह रानी बनेगी। राजा ने कहा, ठीक है, ऐसा ही करो। हाँ, और ये जो योजना थी, इसका पैमाना देखना चाहिए। ये कोई मतलब आसपास से लड़कियों को बुलाना नहीं था। पूरे साम्राज्य से, जो उस वक्त 127 प्रांतों में फैला था, वहां से लड़कियां लाई जा रही थीं। ये सिर्फ राजा की इच्छा नहीं थी, ये उसकी ताकत, उसके साधन, उसका प्रदर्शन था। और ये उस समय के समाज और ये साम्राज्य के भीतर तनाव, हिम्मत और सती नाटकीय वर्णन करते हैं। बिल्कुल। पिछली बार हमने देखा था कि रानी एस्थर ने राजा शयाज और उसके सबसे ताकतवर सलाहकार हामान के लिए दूसरी बहुत अहम दावत रखी है। हाँ, और माहौल में एक तनाव सा साफ महसूस हो रहा था। तो आज हमारा मकसद है एस्थर के उस साहसी कदम को समझना, हामान के पतन को देखना, और फिर उसके बाद यहूदी समुदाय के लिए हालात कैसे बदले, इस पर बात करना। हाँ, चलिए इस रोमांचक मोड़ का विश्लेषण शुरू करते हैं। ये कहानी का वो निर्णायक बिंदु है जहां व्यक्तिगत हिम्मत
और राजनीतिक दांवपेच मिलकर एक पूरे समुदाय का भविष्य तय करते हैं। मतलब सब कुछ दांव पर लगा था। तो राजा और हामान एस्तर की दावत में आते हैं। दूसरे दिन शायद माहौल थोड़ा हल्का करने के लिए या अपनी उदारता दिखाने के लिए राजा एस्तर से फिर वही सवाल पूछता है, आधा राज्य तक मांगने का प्रस्ताव। ये राजा की तरफ से बार बार आने वाला प्रस्ताव था, है ना? हाँ, तो सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ एक रस्म थी या वो वाकई एस्तर के मन की बात जानना चाहता था। देखिए, ये सवाल दिलचस्प है। राजा की ये उदारता शायद उसकी उत्सुकता दिखाती है, या हो सकता है वो थोड़ा दाख मधु के असर में हो। हाँ, हो सकता है। लेकिन इससे एस्तर को वो मंच मिला जिसका उसे इंतजार था। ये दिखाता है कि राजा कम से कम उस पल में एस्तर को अहमियत दे रहा था। और इसने उसे अपनी बात रखने का सही मौका दिया। बिल्कुल। और एस्तर इस मौके को जाने नहीं देती। वो कहती है, हे राजा, यदि तू मुझ पर प्रसन्न है तो मेरे निवेदन से मुझे और मेरे मांगने से मेरे लोगों को प्राणदान मिले। फिर वो खुलासा करती है कि उसे और उसकी जाति को बेच डाला गया है। और सिर्फ गुलामी के लिए नहीं, नहीं, बल्कि विध्वंस, घात और नाश के लिए। वो ये भी कहती है कि अगर सिर्फ गुलामी की बात होती तो वो शायद चुप रहती। इस शब्दों में कितना दर्द और गंभीरता है, सोचिए। ये पहली बार था जब एस्तेर में अपनी यहूदी पहचान हाँ, और अपने लोगों पर मंडरा रहे खतरे का सीधे तौर पर खुलासा किया। उसका वो बेच डाला गया कहना, वो सीधे हामान के उस सौदे की तरफ इशारा था, है ना? बिल्कुल, जहां उसने यहूदियों के विनाश के बदले शाही खजाने में चांदी देने का वादा किया था। ये सिर्फ एक भावनात्मक अपील नहीं थी। नहीं, ये एक राजनीतिक आरोप भी था। सही कहा। उसने खतरे को व्यक्तिगत, लेरी जान, और सामूहिक, लेरे लोग, दोनों स्तरों पर रखा। राजा तो चौंकी गया होगा। उसे शायद अंदाजा नहीं था कि मामला इतना संगीन है। और ये कि खुद रानी की जान खतरे में है। हाँ, वो गुस्से में पूछता है, वो कौन है और कहाँ है जिसने ऐसा करने की हिम्मत की है? दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया होगा उस वक्त। और फिर आता है कहानी का सबसे नाटकीय क्षण। हाँ, एस्तर बिना किसी झिझक के सीधे इशारा करती है, वह विरोधी और शत्रु यही दुष्ट हामान है। सोचिए जरा, हामान जो शायद खुद को अजय समझ रहा था, राजा और रानी के सामने डर से कांप उठता है। एक पल में उसकी दुनिया ही पलट गई। उस दृश्य की कल्पना कीजिए। राजा का सबसे भरोसेमंद मंत्री अचानक एक खलनायक बन गया। और आरोप लगाने वाली खुद रानी थी। ये सीधा टकराव था। एस्तर ने सही समय, सही जगह और सही व्यक्ति यानी राजा के सामने सच उजागर किया। बिल्कुल, सत्ता का संतुलन उसी पर बदल गया। राजा गुस्से से भर जाता है, इतना ज्यादा कि वो उठकर राजभवन के बगीचे में चला जाता है। हाँ, शायद खुद को शांत करने के लिए या ये सोचने के लिए कि अब आगे क्या करना है। और हामान, वो समझ जाता है कि अब उसका खेल खत्म। हाँ, कि अब उसका अंत निश्चित है। वो वही रुख पर रानी एस्तेर से अपनी जान की भीख मांगने लगता है। यहाँ तक कि उस चौकी पर गिर पड़ता है जहाँ एस्तेर बैठी थी। हम्म। जब राजा बगीचे से लौटता है तो वो हामान को एस्तर की चौकी पर गिरे हुए देखता है। और राजा इस स्थिति को गलत समझता है, या शायद हाँ, शायद इसे हामान को खत्म करने का एक और बहाना बना लेता है। वो चिल्लाता है, क्या ये घर ही में मेरे सामने ही रानी से जोर जबरदस्ती करना चाहता है? ये आरोप तो हामान के ताबूत में आखिरी कील जैसा था। हाँ, राजा के मुंह से ये बात निकलते ही सेवक तुरंत हामान का मुंह ढांप देते हैं। ये क्षण बहुत महत्वपूर्ण है। क्या राजा ने सच में गलत समझा या उसने स्थिति का फायदा उठाया? कहना मुश्किल है। शायद दोनों बातें सच हो। लेकिन हामान की जो मुख्य साजिश थी यहूदियों के विनाश की, वो तो पहले ही सामने आ चुकी थी। हाँ, वो तो था ही। तो इस घटना ने राजा को फौरन और कठोर कार्रवाई करने का एक और कारण दे दिया, और मुंह ढांप देना। हाँ, वो तो उस समय में मृत्युदंड का साफ संकेत था। बिल्कुल, मतलब हामान का भाग्य तय हो चुका था। तभी हरवोना नाम का एक खोजा, मतलब महल का एक अधिकारी, हाँ। वो एक और जानकारी देता है। वो राजा को बताता है कि हामान ने मोर्दकाई के लिए 50 हाथ यानी करीब 75 फीट ऊंचा फांसी का खंबा तैयार करवाया है। और ये वही मोर्देकाई था जिसने पहले राजा की जान बचाई थी। हाँ, तो राजा का हुक्म फौरन आता है, उसको उसी पर लटका दो। और इस तरह हामान उसी फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता है जो उसने किसी और के लिए बनाया था। पाठ कहता है कि इसके बाद राजा का गुस्सा शांत हो। इसे कहते हैं विडंबना, या कह लीजिए काव्यात्मक न्याय। बिल्कुल, हामान अपने ही बुने जाल में फंस गया। जिस तरह वो मोर्देकाई को मारना चाहता था वही उसका अंत बना। यहाँ एक बड़ा सबक ये भी है
कि सत्ता और षड्यंत्र कितने पल भर के होते हैं। हाँ, हामान का पतन जितनी तेजी से हुआ वो दरबार की राजनीति की अस्थिरता को भी दिखाता है। हामान का अंत तो हो गया, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। अध्याय 8 में घटनाक्रम और तेजी से आगे बढ़ता है। उसी दिन राजा क्षयश हामान का सारा घर बार यानी उसकी पूरी संपत्ति रानी एस्थेर को दे देता है। हम्म, साथ ही मोर्दकै को राजा के सामने लाया जाता है, क्योंकि एस्थेर अब राजा को बता देती है कि मोर्दकै से उसका क्या रिश्ता है। ये सिर्फ व्यक्तिगत बदलाव नहीं थे, ये सत्ता के पुनर्वितरण का साफ संकेत था। हाँ। हामान की संपत्ति का एस्थेर को मिलना और मोर्दकै का दरबार में औपचारिक रूप से आना, ये दिखाता है कि शक्ति अब किसके हाथों में आ रही थी। ये सिर्फ सजा नहीं थी, बल्कि एक नए दौर की शुरुआत थी। बिल्कुल। और राजा अपनी वो खास अंगूठी हाँ, जो उसने हामान से वापस ली थी, उसे उतारकर मोर्दकै को दे देता है। और ये वही अंगूठी थी जिससे वो विनाशकारी फरमान पर मोहर लगी थी। सोचिए, हाँ, अब ये अधिकार का प्रतीक मोर्दकै के पास था। एस्थेर भी मोर्दकै को हामान की संपत्ति का प्रबंधक नियुक्त कर देती है। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी, हाँ, हामान तो मर चुका था, पर उसका जारी किया गया फरमान जो साम्राज्य के सभी यहूदियों के नरसंहार का आदेश देता था। वो अभी भी कानूनन लागू था। सही कहा। तो एस्थर एक बार फिर राजा के पास जाती है। इस बार उसके पैरों पर गिरकर आंसू बहाते हुए विनती करती है कि हामान की उस बुरी योजना को निष्फल किया जाए। एस्थर की इस दूसरी विनती पर गौर करना चाहिए। हाँ, पहली बार उसने अपनी और अपने लोगों की जान बचाने की गुहार लगाई थी। अब खतरा व्यक्ति यानी हामान से नहीं था, बल्कि व्यवस्था से था, हम्म। उस शाही फरमान से। बिल्कुल, ये एस्थर के नेतृत्व और उसकी दूरदर्शिता को दिखाता है। वो सिर्फ फौरी खतरे को टालकर संतुष्ट नहीं हुई। वो समस्या की जड़ पर चोट करना चाहती थी। राजा फिर से सोने का राजदंड बहाकर अपनी सहमति देता है। एस्थर खड़ी होकर औपचारिक रूप से निवेदन करती है, अगर राजा प्रसन्न हो और उसे ठीक लगे तो हामान के उन खतों को पलटने के लिए लिखा जाए। उसकी अपील बहुत मार्मिक है ना? मैं अपने जाति के लोगों पर पड़ने वाली उस विपत्ति को कैसे देख सकूंगी? हाँ, दिल छू लेने वाली बात। लेकिन यहाँ एक कानूनी पेज सामने आता है। क्या? राजा खुद बताता है कि फारसी कानून के मुताबिक राजा के नाम और उसकी अंगूठी से जारी फरमान को रद्द नहीं किया जा सकता। अच्छा, ये तो उस समय की शासन प्रणाली की कठोरता दिखाता है। हाँ, राजा ये भी याद दिलाता है कि देखो, हामान को सजा मिल चुकी है और उसकी संपत्ति भी एस्थर को दे दी गई है। तो फिर रास्ता क्या निकला? राजा इस समाधान सुझाता है। वो एस्थर और मुर्दकई को अधिकार देता है कि वे राजा के नाम से राजा की अंगूठी की छाप लगाकर यहूदियों के पक्ष में जैसा वो ठीक समझे वैसा एक नया फरमान लिखें। अच्छा, यानी पुराने फरमान को रद्द करने के बजाय एक जवाबी फरमान। हाँ, जो पहले वाले के असर को खत्म कर दे। ये तो बहुत ही चतुर और व्यावहारिक समाधान था। बिल्कुल, जिसने मौजूदा कानून का सम्मान भी रखा और समस्या का हल भी निकाल दिया। ये दिखाता है कि कैसे कठोर नियमों वाली व्यवस्थाओं में भी हाँ, सीधा टकराव के बजाय रचनात्मक तरीकों से रास्ता निकाला जा सकता है। और एस्थर और मोर्दकै को ये अधिकार मिलना, ये उनकी बढ़ी हुई शक्ति और राजा के उन पर भरोसे का प्रतीक था। निश्चित रूप से। अब इस नए फरमान को तैयार करने और लागू करने के पैमाने को देखिए जरा। हाँ, वो भी कमाल का था। उसी समय यानी सीवान महीने, जो तीसरा महीना होता है, करीब मई जून, उसके 23वें दिन शाही लेखकों को बुलाया गया और मोर्दकै के निर्देश पर हिंदुस्तान से लेकर कूश तक, यानी आधुनिक इथियोपिया तक, हाँ, पहले 127 प्रांतों के गवर्नरों, अधिकारियों और यहूदियों के लिए उनकी अपनी अपनी भाषा और लिपि में ये नया फरमान लिखा गया। सोचिए जरा इस विशाल साम्राज्य के आकार और विविधता के बारे में। 127 प्रांत, अनगिनत भाषाएं और लिपियां। इस नए फरमान को इतने लोगों तक सही और तेजी से पहुंचाना कितना बड़ा काम रहा होगा। हाँ, ये एक बहुत बड़ा प्रशासनिक और संचार का काम था। ये मोर्दकै की संगठनात्मक क्षमता को भी दिखाता है। इस नए फरमान का सार क्या था, ये जानना जरूरी है। हाँ, बताइए। इसने साम्राज्य के सभी नगरों के यहूदियों को राजा की ओर से अनुमति दी कि वे 1 इकट्ठे हों, 2 अपनी जान बचाने के लिए तैयार हों, और 3 जिस भी समूह या प्रांत के लोग उन पर या उनके परिवारों पर हमला करें, उन्हें वे विध्वंस, घात और नाश कर सकते हैं। अच्छा, और उनकी संपत्ति भी लूट सकते हैं। ये तो आत्मरक्षा का एक बहुत शक्तिशाली अधिकार था। हाँ, इस जवाबी फरमान की प्रकृति पर ध्यान देना चाहिए। ये सिर्फ बचाव का अधिकार नहीं था। नहीं, ये हमलावरों के खिलाफ सक्रिय और कह सकते हैं आक्रामक कार्रवाई का भी शाही फरमान था। बिल्कुल,
ये हामान के फरमान को सीधे तौर पर बेअसर कर देता था क्योंकि अब जो संभावित शिकार थे उन्हें ही हमलावरों को सजा देने का अधिकार मिल गया था। और इस कार्यवाही के लिए भी एक ही दिन तय किया गया, कौन सा दिन? अदार महीना, यानी 12वें महीने का 13वां दिन। अरे, ये तो वही तारीख थी। हाँ, वही तारीख जो हामान ने यहूदियों के विनाश के लिए चुनी थी। कमाल है। अब उसी दिन उन्हें अपने दुश्मनों से बदला लेने का अधिकार मिल गया। तारीख का ये चुनाव बहुत प्रतीकात्मक है। बिल्कुल। जिस दिन को शोक और विनाश का दिन माना जा रहा था, वही दिन अब मुक्ति और विजय का दिन बन सकता था। ये हामान की योजना का पूरी तरह से उलटफेर था। ये दिखाता है कि कैसे सबसे अंधेरी परिस्थितियों में भी उम्मीद की किरण फूट सकती है। इस फरमान की नकल तैयार की गई, सार्वजनिक रूप से जारी हुई और फिर तेज चलने वाले शाही घोड़ों, खच्चरों और ऊँटनियों पर सवार हरकारों द्वारा फुर्ती से पूरे साम्राज्य में भेज दी गई। हाँ, ये जरूरी था कि खबर जल्दी पहुंचे। ये आज्ञा शूशन राजगढ़ यानी राजधानी में भी दी गई। अब राजधानी शूशन का माहौल पूरी तरह बदल गया होगा। बिल्कुल। मुर्दखाए नीले और सफेद शाही वस्त्र पहने, सिर पर सोने का बड़ा मुकुट और कीमती बैंजनी रंग का बाघा पहने राजा के सामने से निकला। और शूशन नगर, जो पहले हामान के फरमान से उलझन और डर में था, अब खुशी से जय जयकार करने लगा। यहूदियों के लिए ये यकीनन आनंद, हर्ष और प्रतिष्ठा का समय था। शूशन शहर के इस बदले हुए माहौल की कल्पना कीजिए। पहले फरमान के बाद जहां डर और घबराहट थी, वहीं अब उत्सव और जय जयकार था। मोर्दकाई का शाही पोशाक पहनना सिर्फ उसका व्यक्तिगत सम्मान नहीं था, नहीं, ये पूरी यहूदी कौम की स्थिति में आए सकारात्मक बदलाव का प्रतीक था। ये शाही समर्थन का एक सार्वजनिक प्रदर्शन था। जिसमें लोगों का हौसला बढ़ाया होगा। निश्चित रूप से। जहां जहां ये फरमान पहुंचा, वहां यहूदियों ने खुशी मनाई, दावतें की और उस दिन को उत्सव का दिन माना। एक और दिलचस्प नतीजा सामने आया। पाठ बताता है कि देश के बहुत से अन्य लोग यहूदी बन गए। अच्छा। हाँ, और कारण? लिखा है क्योंकि उनके मन में यहूदियों का डर समा गया था। ये अंतिम नतीजा भी सोचने लायक है। क्या ये डर हमलावरों के संभावित हश्र को देखकर था? या ये सत्ता के बदलते समीकरण और यहूदियों को मिले शाही संरक्षण के प्रति सम्मान था? या शायद राजनीतिक अवसरवादिता? हो सकता है ये इन सभी का मिला-जुला असर हो। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे राजनीतिक और कानूनी बदलाव सामाजिक धारणाओं को भी प्रभावित कर सकते हैं। बिल्कुल। तो हमने देखा कि कैसे चंद दिनों में ही बाजी पूरी तरह पलट गई। एक दुष्ट सलाहकार का नाटकीय अंत, एक रानी का असाधारण साहस, एक निष्ठावान व्यक्ति का उत्थान। और एक पूरे समुदाय का विनाश के कगार से बचकर सशक्त होना। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? मेरे ख्याल से ये विपरीत परिस्थितियों पर विजय की कहानी है हाँ, और दबाव में नैतिक साहस बनाए रखने की। और जटिल सत्ता संरचनाओं के भीतर से रास्ता निकालने की भी। बिल्कुल। ये वृत्तांत न्याय की प्रकृति, शक्ति का सही और गलत इस्तेमाल, अल्पसंख्यक समुदायों के अस्तित्व की लड़ाई और पहचान के मुद्दों पर सोचने को मजबूर करता है। ये दिखाता है कि कैसे बड़ी से बड़ी विनाशकारी योजनाएं भी विफल हो सकती हैं। हाँ, अक्सर अप्रत्याशित घटनाओं और साहसी व्यक्तियों के समय पर लिए गए सही फैसलों के जरिए। आज की चर्चा से एक विचार सुनने वालों के मन में छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। ये तथ्य कि पहले विनाशकानी फरमान को सीधे रद्द नहीं किया जा सका, बल्कि उसे बेअसर करने के लिए एक जवाबी फरमान जारी करना पड़ा। ये उस समय के कानून और शाही अधिकार की, जो अपरिवर्तनीय माना जाता था, उस प्रकृति के बारे में क्या कहता है? और ये कैसे दर्शाता है कि सबसे कठोर और अपरिवर्तनीय लगने वाली व्यवस्थाओं के भीतर भी चतुराई, साहस और रचनात्मक समाधानों के जरिए सकारात्मक बदलाव लाना संभव है। इस पर जरूर सोचिए। जो हुआ उसे समझना है। पद 5 से 14 हम देखेंगे कि एस्थर कैसे अपनी रणनीति आगे बढ़ाती है और कैसे हामान, जो एक पल पहले खुशी से फूला नहीं समा रहा था, वो अचानक गहरे गुस्से और नफरत में डूब जाता है। ये पद हमें इंसानी जज्बातों के उतार चढ़ाव और दरबारी साजिशों की एक गजब की झलक दिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पद 5 से। राजा एस्थर के बुलावे पर क्या करता है? उसने फौरन हामान को बुलाने का हुक्म दिया। सोचिए जरा, हामान के लिए ये कितना बड़ा सम्मान रहा होगा, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। राजा और रानी के साथ एक खास दावत का न्योता। पाठ कहता है, सो राजा और हामान एस्थर की तैयार की हुई जवनार में आए। और दावत के दौरान जब माहौल शायद थोड़ा हल्का हुआ होगा, शराब पी जा रही थी, तब राजा फिर से एस्थर से वही सवाल पूछता है। पद 6 पर, तेरा क्या निवेदन है? वो पूरा किया जाएगा और तू क्या मांगती है मांग, और आधा राज्य तक तुझे दिया जाएगा।
राजा की ये उदारता और अपनी रानी को बार बार यकीन दिलाने की कोशिश, जी ये गौर करने लायक है। हाँ, वो उसे एक और मौका दे रहा है अपनी बात कहने का। और एस्तर का जवाब पद 7 और 8 में वो बहुत बहुत सोचा समझा लगता है, रणनीतिक। हाँ, क्या कहती है वो? वो कहती है कि अगर राजा सच में उस पर खुश है और उसकी विनती सुनना चाहता है, तो वो और हामान अगले दिन एक और दावत में आए जो वो उनके लिए तैयार करेगी, और तब वो बताएगी कि उसे क्या चाहिए। अच्छा, हम्म। तो उसने फिर टाल दिया। सवाल ये है कि क्यों? राजा तो तैयार था ना? हाँ, माहौल भी ठीक था। हाँ, ये सिर्फ टालना नहीं लगता। इसके पीछे शायद कई वजह हो सकती हैं। एक तो हो सकता है वो रहस्य और उम्मीद को और बढ़ाना चाहती थी। ताकि राजा की दिलचस्पी बनी रहे। बिल्कुल। और वो उसकी मांग को और गंभीरता से ले। दूसरी बात, उसे एक और रात मिल गई सोचने के लिए, शायद प्रार्थना करने के लिए। और तीसरा, जो मुझे लगता है महत्वपूर्ण है, लगातार 2 बार राजा और हामान को अकेले दावत पर बुलाना। इससे हामान के मन में अपनी अहमियत का भ्रम और गहरा हो सकता था। अच्छा, ताकि वो अधिक आत्मविश्वास में आ जाए। हाँ, शायद कोई गलती कर बैठे। और चौथा, ये राजा के सामने हामान के लिए अपना एक खास एहसान दिखाने का तरीका भी हो सकता था। ये सब बहुत सोचा समझा धैर्य वाला कदम था। वो स्थिति को अपने कंट्रोल में रख रही थी। ये तो वाकई बड़ी चतुराई की बात है। वो सिर्फ सही समय का इंतजार नहीं कर रही, बल्कि सही माहौल बना रही है। एक मनोवैज्ञानिक स्थिति तैयार कर रही है। लेकिन इसमें रिस्क नहीं था क्या? राजा बेसब्र नहीं हो सकता था? या हामान को शक नहीं हो सकता था कि कुछ गड़बड़ है? रिस्क तो था ही। देखिए, दरबारी राजनीति में कुछ भी हो सकता है। राजा का मूड बदल सकता था, या हामान जैसा चालाक आदमी हो सकता है कुछ भांप लेता। लेकिन एस्तर का ये कदम उसके आत्मविश्वास को दिखाता है। और शायद राजा के स्वभाव को वो समझती थी। उसे भरोसा था कि राजा की जो मेहरबानी उस पर है, वो एक दिन के इंतजार से कम नहीं होगी। और जहां तक हामान की बात है, उसके अहंकार को देखते हुए एस्तर ने शायद यही सोचा होगा कि वो इस बुलावे को अपनी बढ़ती ताकत का सबूत मानेगा, न किसी खतरे की घंटी। ये कैलकुलेटेड रिस्क था। और जैसा आगे पता चलता है, उसका अंदाजा सही निकला। जी हाँ। चलिए अब कहानी के दूसरे अहम किरदार हमान की तरफ देखते हैं। पद 9 बताता है कि उस दिन हमान दावत से आनंदित और मन में प्रसन्न होकर बाहर निकला। जरा सोचिए उसकी हालत। रानी ने राजा के साथ अकेले उसे दावत पर बुलाया, और कल फिर बुलाएगी। उसे लग रहा होगा कि बस अब वही है राजा के बाद सबसे खास। रानी भी उसका सम्मान करती है। उसका अहंकार तो 7वें आसमान पर होगा। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर टिकी नहीं। जैसे ही वो राजमहल के फाटक पर पहुंचता है, उसकी नजर पड़ती है मुर्दके पर। वही यहूदी मॉर्दकै, जो उसके सामने झुकने से मना करता है। और आज भी पद 9 के आखिर में लिखा है, मुर्दकै उसके सामने ना तो खड़ा हुआ और ना हटा। और ये देखकर हामान की प्रतिक्रिया फौरन और बहुत तेज। तब वो मॉर्दकै के विरुद्ध क्रोध से भर गया। एक पल में इतनी खुशी और अगले ही पल इतना गुस्सा। ये जो बदलाव है, ये मनोवैज्ञानिक तौर पर बहुत कुछ कहता है। हामान की जो भारी शानो शौकत और ताकत थी, वो उसकी अंदरूनी असुरक्षा और कमजोर आत्मसम्मान को छिपा नहीं पा रही थी। उसका सारा मान सम्मान, सारी खुशी इस बात पर टिकी थी कि हर कोई बिना किसी सवाल के उसकी सत्ता माने, उसके सामने झुके। और मुर्दके का वो शांत इनकार। हाँ, वो इनकार उसके अहंकार पर सीधा हमला था। एक ऐसा अपमान जिसे वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकता था। ये दिखाता है कि बाहरी दिखावे पर टिकी खुर्शी कितनी नाजुक होती है। एक आदमी का न झुकना उसके सारे ऐशो आराम, सारे सम्मान को उसकी अपनी नजरों में बेकार कर सकता था। लेकिन ये भी है कि उसने सबके सामने गुस्सा नहीं दिखाया। पद 10 की शुरुआत में लिखा है, तो भी वो अपने को रोककर अपने घर गया। हाँ, शायद वो जानता था कि शाही फाटक पर तमाशा करना ठीक नहीं होगा, या शायद वो अपनी भड़ास निजी तौर पर निकालना चाहता था। ये जो उसने खुद को रोका, ये उसके गुस्से को कम नहीं करता, बल्कि शायद और खतरनाक बना देता है, क्योंकि वो अब अंदर ही अंदर सुलग रहा था। हाँ, वो खुद को काबू करके घर पहुंचता है, लेकिन गुस्सा तो शांत नहीं हुआ है। वो फौरन अपने दोस्तों और अपने पत्नी जरेश को बुलवा भेजता है। अब वो अपनी भड़ास निकालेगा, शायद सलाह मांगेगा। पद 11 में इसका पूरा ब्यौरा है। तब हामान ने उनसे अपने धन का वैभव और अपने लड़के बालों की बढ़ती, और राजा ने उसको कैसे कैसे बढ़ाया, और सब हाकिमों और अपने और सब कर्मचारियों से ऊंचा पद दिया था, इन सब का वर्णन किया। वो अपनी सारी उपलब्धियों की लिस्ट गिनाता है, शायद खुद को और बाकियों को याद दिलाने के लिए कि वो कितना महान और ताकतवर है। हाँ,
वो जैसे खुद को समझा रहा है। और फिर वो बात आती है जो उसके लिए सबसे अहम थी, पद 12 में। हामान ने यह भी कहा कि एस्थिर रानी ने भी मुझे छोड़ और किसी को राजा के संग अपनी की हुई जीवनार में आने ना दिया, और कल के लिए भी राजा के संग उसने मुझी को न्योता दिया है। सोचिए, उसके अहंकार के लिए ये कितना बड़ा जैसे ईंधन रहा होगा। रानी का खास बुलावा, उसके रुतबे पर आखिरी मोहर जैसा। उसे लग रहा था कि अब उसके और राजा के बीच कोई नहीं है। पैसा है, बेटे हैं, सबसे ऊंचा पद है, और अब रानी की खास मेहरबानी भी। लेकिन इस सारी शेखी के फौरन बाद पद 13 में हामान का असली दर्द, उसका असली जुनून सामने आता है। क्या कहता है वो? वो कहता है, तो भी जब जब मुझे वो यहूदी मोर्दके राजभवन के फाटक में बैठा हुआ दिखाई पड़ता है, तब तब ये सब मेरी दृष्टि में व्यर्थ है। ओह, ये वाक्य, ये तो हामान के किरदार और उसकी हालत का निचोड़ है। बिल्कुल, इस एक अकेले आदमी मोर्दके के लिए उसकी नफरत इतनी ज्यादा है कि वो उसकी जिंदगी की हर खुशी, हर उपलब्धि, हर सम्मान को बेमानी बना देती है। ये दिखाता है कि नफरत और जुनून कैसे इंसान की सोच को मतलब पूरी तरह खत्म कर सकते हैं। सही बात है, हामान के पास असल में सब कुछ था, लेकिन मोर्दके पर उसका ये जो ऑब्सेशन था, वो उसे किसी भी चीज का मजा लेने से रोक रहा था। उसका पूरा वजूद जैसे इस एक आदमी के न झुकने से जहरीला हो गया था। ये वाकई हैरान करने वाली बात है। कैसे एक आदमी का बर्ताव जो शायद दूसरों के लिए कोई मायने ना रखता हो, हामान जैसे ताकतवर आदमी के लिए जीने मरने का सवाल बन गया। उसकी सारी दौलत, सारा रुतबा मोर्दके के ना झुकने के सामने फीका पड़ गया। जी, ये उसके अहंकार की गहराई और उसकी असुरक्षा का साफ सबूत है। अब देखते हैं कि हामान के इस दर्द पर उसके दोस्तों और पत्नी जेरिश की क्या प्रतिक्रिया होती है। और 14, वो उसे शांत करने की कोशिश नहीं करते या कोई सही सलाह नहीं देते। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि वे उसकी नफरत की आग में घी डालते हैं। उनका जो हल है वो क्रूर है, फौरन करने वाला है और एकदम चरम पर है। क्या कहते हैं वो? 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंभा बनाया जाए और बिहान को राजा से कहना कि उस पर मोर्दके लटका दिया जाए। तब राजा के संग आनंद से जेवलर में जाना। 50 हाथ ऊंचा, ये तो बहुत ज्यादा हुआ। करीब 75 फीट। जी हाँ, इस सुझाव का विश्लेषण करना जरूरी है। पहली बात, इसकी क्रूरता। कोई हिचकिचाहट नहीं, कोई कानूनी प्रक्रिया का जिक्र नहीं, बस सीधे मौत की सजा। ये उस समाज के बारे में क्या बताता है, या कम से कम हामान के आसपास के लोगों के बारे में? बिल्कुल। दूसरी बात, फांसी के खंभे की ऊंचाई 50 हाथ। ये सिर्फ मारने के लिए नहीं था। इतनी ऊंचाई का मतलब था कि इसे दूर दूर तक देखा जा सके। ये मुर्दकई को सरेआम बेइज्जत करने और सबके लिए एक भयानक मिसाल कायम करने का तरीका था। कि हमान के अधिकार को चुनौती देने का अंजाम क्या होता है। सही कहा। और तीसरी और शायद सबसे चिंताजनक बात, उनका ये भरोसा कि हमान सुबह राजा के पास जाकर बस ये कहेगा और राजा फौरन मोर्दकई को फांसी देने की इजाजत दे देगा। हाँ, ये भी सोचने वाली बात है। क्या दरबार का माहौल ऐसा था? क्या राजा इतना मूडी था, या हामान का असर इतना ज्यादा था कि वो किसी बेगुनाह की मौत का फरमान इतनी आसानी से ले सकता था? पाठ में मोर्दके का कोई जुर्म नहीं बताया गया है, सिवाय हमान के सामने ना झुकने के। ये दरबार में ताकत के गलत इस्तेमाल और जिंदगी के प्रति एक भयानक बेपरवाही की तरफ इशारा करता है। और ये भी कि हामान ने कैसे लोगों को अपने पास रखा था। ऐसे सलाहकार जो उसकी नफरत को शांत करने के बजाय उसे और भड़काते हैं और हिंसक हल सुझाते हैं। जी बिल्कुल। और हामान की क्या प्रतिक्रिया होती है? क्या वो इस क्रूर सुझाव पर सोचता है? नहीं, पद 14 का अंत कहता है, इस बात से प्रसन्न होकर हमान ने वैसा ही फांसी का एक खंभा बनवाया। उसे ये आइडिया पसंद आ गया। बहुत पसंद आया। ऐसा लगता है कि यही वो हल था जिसका वो इंतजार कर रहा था। वो कितनी जल्दी इस हिंसक योजना को अपना लेता है। जैसे उसके मन का बोझ हल्का हो गया। अब उसे लगता है कि उसकी समस्या का पक्का हल मिल गया है। हाँ, वो उसी रात फौरन वो विशाल सूली बनवाने का हुक्म दे देता है। अब वो कल सुबह राजा से इजाजत लेकर मोर्दकाय को रास्ते से हटा देगा और फिर खुशी खुशी रानी की दूसरी दावत में जाएगा। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें तो हमने क्या देखा? हमने एस्थेर की सोची समझी रणनीति देखी, कैसे उसने अपनी मांग को टाला, रहस्य और तनाव को बढ़ाया। हमने हामान के नाटकीय भावनात्मक उतार चढ़ाव को देखा,
शाही दावत के बुलावे से मिली बेइंतहा खुशी से लेकर मोर्दकाई की अवज्ञा पर उपजे गहरे जला देने वाले गुस्से तक। हाँ, और हमने ये भी देखा कि कैसे उसका अहंकार और नफरत एक जुनून में बदल गए, जिसने उसकी सारी उपलब्धियों को उसकी नजरों में बेकार कर दिया। और आखिर में हमने उस भयानक योजना को देखा जो उसके सलाहकारों ने सुझाई और जिसे हामान ने फौरन अपना लिया, मोर्दकाई के लिए 50 हाथ ऊंची सूली। अगर हम सिर्फ इसी पाठ के दायरे में रहकर देखें तो यहाँ एक जबरदस्त नाटकीय विडंबना बन रही है। हामान बड़े गर्व से अपने दुश्मन के लिए मौत का फंदा तैयार कर रहा है और उसे बिल्कुल नहीं पता कि जिस रानी ने उसे दावत पर बुलाया है वो उसी समुदाय से है जिससे मुर्दकई है। और उसकी, जिसे हाशवे रोज भी कहते हैं, उसे नींद नहीं आ रही है और बस अपनी बेचैनी दूर करने के लिए वो कुछ ऐसा करता है जिसका असर बहुत दूर तक, मतलब पूरी कहानी पर पड़ता है। वो हुक्म देता है कि भाई राज्य के इतिहास की किताब लाओ, पढ़कर सुनाओ। आज हम एस्थर की किताब के 6ठे अध्याय उसकी पहली 14 आयतों पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। आयतें तो थोड़ी हैं, लेकिन इनमें इतना ड्रामा, इतनी विडंबना, किस्मत का ऐसा उलट छोटे से हिस्से में क्या छिपा है। कैसे एक भूली हुई वफादारी एकदम से सामने आ जाती है और कैसे एक दुश्मन अनजाने में ही अपने ही दुश्मन के सम्मान का रास्ता बना देता है। तो चलिए किरदारों से मिलते हैं और देखते हैं क्या हुआ। एक तरफ है राजा शेयर्स, फिर है मोर्देकाई एक वफादार यहूदी, और तीसरा है हामान, राजा का घमंडी सलाहकार। कहानी शुरू होती है आयत 1 से। उस रात जब राजा को नींद नहीं आ रही, तो राजा ने हुक्म दिया कि इतिहास की पुस्तक लाई जाए, उसे पढ़कर सुनाया जाए। ये कोई ऐसी वैसी किताब तो नहीं थी ना? वो थी, इसमें राज्य की खास घटनाएं, फैसले, जरूरी बातें सब दर्ज होती थी। ये एक ऑफिशियल रिकॉर्ड था समझिए। और राजा का यूं अचानक नींद ना आने पर इसे सुनना, ये महज इत्तेफाक नहीं लगता। यहीं से कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। कई बार ऐसा होता है ना कि छोटी सी लगने वाली बात बड़े बदलाव ला देती है। यहाँ राजा की नींद ना आना एक तरह से कैटलिस्ट बन गया। हाँ, और जैसे ही वो सेवक पढ़ने लगते हैं, आयत 2 में एक खास घटना का जिक्र आता है। उसमें लिखा मिलता है कि कैसे मोर्दकाई ने राजा के 2 द्वारपालों बिगताना और तेरेश की साजिश का पता लगाया था। वो राजा को मारने की सोच रहे थे और मोर्दकाई ने सही वक्त पर खबर देकर राजा की जान बचाई थी। ये सुनते ही राजा फौरन पूछता है, ये आयत 3 में है। अच्छा, तो इसके बदले में मोर्दकाई की क्या इज्जत हुई, क्या बड़ाई की गई? और सेवकों का जवाब सीधा और सच कहूं तो चौंकाने वाला, उसके लिए कुछ भी नहीं किया गया, कुछ भी नहीं। सोचिए जरा। जी हाँ, यहीं पर कहानी का पहला बड़ा ट्विस्ट है। ये सिर्फ मुर्दकाई के साथ नाइंसाफी नहीं थी, ये उस पूरे सिस्टम पर, दरबार के कामकाज पर एक तरह की टिप्पणी है। मतलब राजा की जान बचाने जितना बड़ा काम भी दरबार की भाग दौड़ में या शायद अंदरूनी खींचतान में या बस लापरवाही से नजरअंदाज हो गया। इससे ये भी पता चलता है कि कैसे वफादारी भी अनदेखी रह सकती है जब तक कि सही वक्त ना आए या कोई याद ना दिलाए। राजा भी अपनी सारी ताकत के बावजूद अपने आसपास की हर बात से वाकिफ नहीं था। और इसी अनदेखी के बीच कहानी में एक और मोड़ आता है, बिल्कुल विडंबना भरा। आयत 4 देखिए। ठीक उसी वक्त जब राजा मुर्दके को इनाम देने का सोच रहा है, कोई शाही आंगन में आता है। राजा पूछता है, आंगन में कौन है? सेवक आयत 5 में बताते हैं, आंगन में तो हामान खड़ा है। और हामान वहां क्यों था? आयत 4 का आखिर बताता है कि वो राजा से मिलने इसलिए आया था कि मुर्दके को फांसी पर लटकाने की इजाजत दे सके, वो भी उस सूली पर जो उसने खास मुर्दके के लिए बनवाई थी। मतलब क्या गजब का संयोग है। एक तरफ राजा उसे सम्मानित करने का सोच रहा है, दूसरी तरफ हामान उसे मारने की फिराक में है, और दोनों एक ही पल में राजा के सामने हैं। लड़ी से आया है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं कि अंदर क्या खिचड़ी पक रही है, कि राजा का मन तो ठीक उल्टा करने का है। दोनों की मंशाएं सम्मान और विनाश बिल्कुल आमने सामने हैं। यहीं से कहानी में टेंशन बढ़ता है। हामान की टाइमिंग इससे ज्यादा खराब नहीं हो सकती थी सच में। राजा हामान को अंदर बुलवाता है। अब राजा के मन में तो मुर्दकाय है, पर वो सीधे नहीं पूछता। आयत 6 में वो हामान से एक काल्पनिक सा सवाल करता है, जिस आदमी की इज्जत राजा खुद करना चाहता है उसके लिए क्या करना चाहिए। वो हामान से सलाह ले रहा है, पर नाम नहीं बता रहा है। और हामान का अहंकार देखिए। आयत 6 के आखिर में वो मनी मन क्या सोचता है, अरे मुझसे ज्यादा राजा और किसकी इज्जत करना चाहेगा।
उसे पूरा यकीन है कि ये सब उसी के लिए हो रहा है। वो सोच भी नहीं सकता कि राजा किसी और को, खासकर उसके दुश्मन मोर्दकाय को, इतना बड़ा सम्मान देना चाहेगा। ये उसी के चारों तरफ घूम रही है। उसका अहंकार उसे सच देखने ही नहीं दे रहा। ये इंसानी फितरत भी है कई बार कि हमारा अपना स्वार्थ हमें दूसरों के लिए अंधा बना देता है। तो इसी घमंड में चूर हामान आयत 7 से 9 में एक बहुत ही शानदार भव्य सम्मान का पूरा प्लान बताता है। वो कहता है उस आदमी को राजा के पहने हुए कपड़े पहनाए जाएं, उसे राजा के शाही घोड़े पर बैठाया जाए, और हाँ, घोड़े के सिर पर शाही मुकुट या खलगी भी हो। फिर राजा का कोई सबसे बड़ा हाकिम उसे शहर के मेन चौराहे पर घुमाए, और वो हाकिम आगे आगे चिल्ला कर कहे, जिसकी इज्जत राजा करना चाहता है उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा। सोचिए जरा, क्या सुझाव दिया है हमारे ने। वो अपने लिए सबसे बड़ा सम्मान सोच रहा है, राजा के कपड़े, राजा का घोड़ा और सबसे बड़े अधिकारी से सार्वजनिक घोषणा। ये तो लगभग राजा के बराबर दिखने जैसा है। वो सत्ता के बाहरी चिन्हों, कपड़े, घोड़ा, घोषणा, इन्हीं को असली चीज समझ रहा है। लेकिन विडंबना देखिए कि अनजाने में वो अपने ही दुश्मन मोर्दकाय के लिए ये पूरा शाही सम्मान तय कर रहा है। वो अपने ही शब्दों से अपने अपमान का मंच तैयार कर रहा है। ये तो मतलब जिसे कहते हैं पोएटिक जस्टिस, उसका एक बेहतरीन उदाहरण बनने जा रहा है। और फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा झटका। आयत 10 में राजा का हुक्म। राजा हामान से कहता है, फुर्ती कर, जैसा तूने कहा है वैसा ही कर। जाओ वो कपड़े और वो घोड़ा ले, और राजभवन के फाटक पर बैठने वाले यहूदी मुर्दकाई के साथ ठीक वैसा ही कर जैसा तूने अभी बताया है। और फिर एक और बात कहता है, ध्यान रहे जो कुछ तूने कहा है उसमें से एक भी बात कम ना होने पाए। जरा हामान की हालत सोचिए उस वक्त। जिस आदमी को वो सुबह फांसी दिलवाने आया था, अब उसी को राजा के हुक्म पर ठीक अपने ही बकाये तरीके से पूरे शहर में घुमाकर सम्मानित करना है। ये तो उसके लिए पहाड़ टूटने जैसा रहा होगा। ये हामान के लिए सिर्फ एक झटका नहीं था, ये तो जैसे उसके अहंकार पर बिजली गिरी हो। अपमान की हद थी ये। उसे न सिर्फ अपने दुश्मन को इज्जत देनी है, बल्कि ठीक उसी तरह जैसे उसने खुद सोचा था, सबके सामने उसे खुद अपने मुंह से मोर्दकाई की तारीफ करनी है। शहर भर में घूमते हुए उसका अपना सुझाव ही उसके गले पड़ गया। ये दिखाता है कि कैसे घमंड का सिर नीचा होता है और अक्सर अपने ही कर्मों से होता है। हामान बेचारा पूरी तरह बेबस है। राजा का हुक्म कैसे टाले? आयत 11 बताती है कि वो जाता है, कपड़े और घोड़ा लाता है, मुर्दके को राजा के कपड़े पहनाता है, उसे घोड़े पर बिठाता है और शहर के चौक में घुमाता है, और उसे जोर जोर से चिल्लाना पड़ता है, जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा। ये नजारा सोचकर ही अजीब लगता है। एक तरफ हामान का सरेआम अपमान हो रहा है, उसका सारा घमंड मिट्टी में मिल रहा है, और दूसरी तरफ मोर्दकाई की ऐसी जीत और ऐसा सम्मान जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। मोर्दकाई जिसे शायद सुबह अपनी जान का खतरा लग रहा हो, अब उसी दुश्मन के हाथों शाही सम्मान पा रहा है, वो भी पूरे शहर के सामने। ये है किस्मत का खेल। कहानियां दिखाती है कि हालात कितनी जल्दी और कितने नाटकीय ढंग से पलट सकते हैं। लेकिन इसके बाद जो होता है वो भी कम दिलचस्प नहीं है। आयत 12 में लिखा है कि इस पूरे सम्मान समारोह के बाद मोर्दकाई चुपचाप वापस राजभवन के फाटक पर अपनी जगह जाकर बैठ जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना। कहानी हमें ले जाती है 12वें महीने अदार की 13वीं तारीख पर। हाँ, ये वही दिन था जो मुकर्रर किया गया था राजा के हुक्म के लिए। वही हुक्म जो हामान ने बनाया था यहूदियों के खिलाफ। उनके दुश्मन तो सोच रहे थे कि अब बाजी उनके हाथ में है। पर हुआ ठीक उल्टा, है ना? बिल्कुल, ये कहानी का शायद सबसे चौंकाने वाला मोड़ है। जिस दिन उनके विनाश का डर सबसे ज्यादा था, उसी दिन वो अपने दुश्मनों पर भारी पड़े। कैसे, मतलब क्या हुआ उस दिन? हुआ ये कि पूरे फारसी साम्राज्य में राजा शेरश के सभी सूबों में यहूदी अपने अपने शहरों में इकट्ठा हुए। अच्छा। स्रोत बताता है कि उनका इरादा साफ था, जो उनकी हानि चाहते थे उन पर हाथ उठाना, आत्मरक्षा के लिए। और क्या लोग डरे नहीं उनसे? डरे, अरे उनका ऐसा खौफ फैला कि कोई उनके सामने टिकी नहीं पाया। सच में? हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि जो सूबों के हाकिम थे, गवर्नर थे, राजा के बड़े अफसर, उन्होंने भी यहूदियों की मदद की। उन्होंने मदद की? क्यों? क्योंकि वो मोर्दकाई से डरते थे।
देखिए, मोर्दकाई अब राजा के दरबार में बहुत बड़ा आदमी बन चुका था। हाँ, उसका रुतबा बढ़ गया था। बहुत ज्यादा। उसकी शोहरत पूरे साम्राज्य में फैल गई थी। तो ये सिर्फ यहूदियों की हिम्मत नहीं थी, ये बदलता हुआ सियासी माहौल भी था। तो ये सिर्फ बचाव नहीं था, ये तो एक तरह का पलटवार हुआ। हाँ, कह सकते हैं। राजधानी शूशन में ही उन्होंने 500 लोगों को मार गिराया। 500 राजधानी में? जी, और इन मारे गए लोगों में सिर्फ आम दुश्मन नहीं थे, हामान के 10 बेटे भी शामिल थे। ओहो, वही हामान जिसने ये सारा जाल बुना था, उसके 10 बेटे मारे गए। हाँ, लेकिन यहाँ एक बात है जो बार बार ध्यान खींचती है, जैसा आपने भी शायद गौर किया होगा। पद 10 कहता है, परंतु उनके धन को न लूटा। हाँ, ये बात मैंने भी नोट की। ये कोई मामूली बात नहीं लगती। क्यों नहीं लूटा? कोई नैतिक फैसला था या कुछ और? ये वाकई गौर करने लायक है और ये बात आगे भी दोहराई जाती है। देखिए, जब राजा क्षायर्ष को शूशन में मारे गए 500 लोगों और हामान के बेटों की खबर मिली, हाँ, तो उसने एस्तेर रानी को बुलाया। उसने कहा, देखो, राजधानी में ये हाल है, तो बाकी सूबों ने क्या हुआ होगा। राजा भी हैरान था। बिल्कुल। फिर उसने एस्तेर से पूछा, तुम्हारी और क्या ख्वाहिश है, बताओ, वो भी पूरी की जाएगी। एस्तेर ने क्या मांगा? एस्तेर का जवाब बहुत हिम्मत वाला था। हाँ, उसने 2 चीजें मांगी। पहली, कि शूशन के यहूदियों को एक दिन और दिया जाए। एक दिन और लड़ने के लिए? हाँ, यानी अदार महीने की 14वीं तारीख को भी अपने दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई करने की इजाजत मिले। अच्छा, और दूसरी चीज? दूसरी, कि हामान के 10 बेटों की लाशों को फांसी पर लटकाया जाए। लाशों को? वो तो मर चुके थे। हाँ, लेकिन लाशों को लटकाना ये शायद एक सार्वजनिक चेतावनी थी, ये दिखाने के लिए कि बादशाह के खिलाफ साजिश या उसके वफादार लोगों को नुकसान पहुंचाने का अंजाम क्या होता है। समझ गया। ये सजा से ज्यादा एक सियासी संदेश था। बिल्कुल। और राजा वो मान गया? हाँ, राजा मान गया। उसने कहा ऐसा किया जाए। आज्ञा दे दी गई। तो अगले दिन 14वें दिन शूशन में फिर लड़ाई हुई। जी, शूशन के यहूदियों ने और 300 लोगों को मारा। और फिर वही बात पद 15 में फिर लिखा है, परंतु धन को न लूटा। हाँ, वही बात। ये बात इतनी बार क्यों दोहराई जा रही है? क्या ये दिखाने के लिए कि उनका मकसद लालच नहीं था, सिर्फ आत्मरक्षा और न्याय? ये हो सकता है। या शायद ये साबित करने के लिए कि ये कोई बगावत नहीं थी, बल्कि राजा के हुक्म के तहत की गई कार्रवाई थी? क्योंकि लूटपाट तो अक्सर बगावत से जुड़ी होती है। हाँ, ये सभी पहलू हो सकते हैं। धन न लूटना उनके एक्शन को एक अलग नैतिक और कानूनी दर्जा देता है। सही। ये हामान की योजना के ठीक उलट था। हामान ने तो शायद यहूदियों के विनाश के साथ उनकी संपत्ति पर कब्जे का भी मंसूबा बनाया होगा। हो सकता है। तो ये दिखाता है कि यहूदियों का संघर्ष अपने अस्तित्व को बचाने और अपने सक्रिय दुश्मनों को खत्म करने के लिए था, माल बटोरने के लिए नहीं। और हामान के बेटों की लाशें? हाँ, वो लटका दी गईं, जो एस्तर के बढ़ते रुतबे और राजा के उस पर भरोसे को भी दिखाता है। ये तो हुई राजधानी शूशन की बात। साम्राज्य के बाकी हिस्सों में क्या हुआ? दूसरे सूबों में? वहां भी तस्वीर कुछ ऐसी ही थी। पद 16 बताता है कि बाकी सूबों के यहूदी भी अदार की 13वीं तारीख को अपनी जान बचाने के लिए खड़े हुए। उन्होंने भी लड़ाई की? हाँ, और उन्होंने अपने 75,000 दुश्मनों को मार गिराया। 75,000? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, ये दिखाता है कि खतरा कितना बड़ा और फैला हुआ था और लड़ाई कितनी भीषण थी। और वहां भी? हाँ, वहां भी तीसरी बार वही जिक्र, परंतु धन को न लूटा। ये पैटर्न बहुत स्पष्ट है। अच्छा, तो लड़ाई के बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने अगले दिन यानी 14वीं तारीख को आराम किया और उसे दावत और खुशी का दिन मनाया। लेकिन शूशन वालों ने तो 15वीं को मनाया था ना? हाँ, क्योंकि शूशन में लड़ाई 2 दिन चली थी, 13वीं और 14वीं तारीख को। तो उन्होंने 15वीं तारीख को आराम किया और जश्न मनाया। अच्छा, तो यहीं से पूरम के जश्न की 2 अलग-अलग तारीखों की वजह समझ आती है। बिल्कुल। पद 19 इसी बात को साफ करता है। कहता है कि इसी वजह से देहाती इलाकों या बिना शहर पनाह वाली बस्तियों के यहूदी 14वीं तारीख को जश्न मनाते हैं, और शहर वाले? जबकि शूशन और बाद में दूसरे 4 दीवारी वाले शहरों के यहूदी 15वीं तारीख को मनाते हैं। ये रिवाज सीधे उन घटनाओं से जुड़ा है। कमाल है। अब यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है। ये सिर्फ लड़ाई और जीत की दास्तान नहीं रहती। सही कहा। अब एक स्थायी परंपरा की नींव रखी जा रही है। कैसे? पद 20 कहता है कि मोर्देकाई ने इन सारी घटनाओं का ब्यौरा लिखा। ये बहुत अहम कदम है, इतिहास को दर्ज करना। हाँ, ताकि भुलाया ना जा सके। बिल्कुल।
फिर उसने राजा क्षयर्ष के विशाल साम्राज्य के कोने कोने में बसे यहूदियों को चिट्ठियां भेजीं। चिट्ठियों में क्या था? इन चिट्ठियों में एक हुक्म था, हर साल अदार महीने की 14वीं और 15वीं तारीख को पर्व के तौर पर मनाया जाए। हमेशा? हर साल? हाँ, हर साल। क्यों? पद 22 कारण बताता है, क्योंकि ये वो दिन थे जिनमें यहूदियों ने अपने शत्रुओं से विश्राम पाया, और ये महीना जिसमें शोक आनंद से और विलाप खुशी से बदला गया। तो ये सिर्फ जीत का जश्न नहीं बल्कि दुख से सुख में बदलने का उत्सव था। हाँ, ये बदलाव का उत्सव था। और जश्न कैसे मनाया जाए, क्या ये भी बताया? हाँ, तरीका भी बताया गया। दावतें हों, खुशियां मनाई जाएं, एक दूसरे को तोहफे यानी बैना भेजे जाएं और गरीबों को दान दिया जाए। अच्छा, तो इसमें सामुदायिक जुड़ाव और देखभाल का पहलू भी था। बहुत जरूरी पहलू। ये सिर्फ याद करना नहीं था, बल्कि समुदाय के तौर पर एक दूसरे से जुड़ना और कमजोरों का ख्याल रखना भी इसका हिस्सा बना। और सबसे अहम बात, यहूदियों ने इसे माना। उन्होंने इसे हमेशा निभाने का फैसला किया। मतलब ये एक औपचारिक परंपरा बन गई। हाँ, और पाठ हमें फिर याद दिलाता है कि ये सब क्यों हुआ। कहानी हामान पर वापस जाती है। पद 24-25, जिसने पूर यानी चिट्ठी या पासा डालकर यहूदियों के विनाश का दिन तय करने की कोशिश की थी। पूर? हाँ, पूर डालने का मकसद शायद ये दिखाना था कि ये तकदीर का फैसला है। लेकिन जब राजा को इस साजिश का पता चला तो पासा पलट गया। हाँ, योजना उसी पर पलट आई। बिल्कुल, हमान की बुरी योजना उसी के सिर पर आ पड़ी और उसे और उसके बेटों को फांसी हो गई। और इसी पूर शब्द से इस त्योहार का नाम पूरीम पड़ा। सही। ये नाम ही अपने आप में एक याद दिलाता है कि कैसे बुराई की योजना नाकाम हुई। तो ये सिर्फ तारीखें याद रखना नहीं है, बल्कि उस पूरी कहानी और उसके मतलब को याद रखना है। ये तो बहुत गहरा अर्थ है। हाँ, और इसका महत्व देखिए। पद 27-28 में जो भाषा इस्तेमाल हुई है वो बहुत शक्तिशाली है। यहूदियों ने अपने लिए और अपनी संतान के लिए और उन सबों के लिए भी जो उनमें मिल गए थे, ये अटल प्रण किया कि वो इन 2 दिनों को हमेशा मनाएंगे। अटल प्रण। हाँ, न सिर्फ उस पीढ़ी ने, बल्कि आने वाली हर पीढ़ी के लिए। राइट। और ये भी कि ये दिन पीढ़ी पीढ़ी, कुल कुल, प्रांत प्रांत, नगर नगर में ये दिन स्मरण किए और माने जाएंगे। यानी हर जगह, हर पीढ़ी में। और सबसे मजबूत बात, पुरीम नाम के दिन यहूदियों में कभी न मिटेंगे और उनका स्मरण उनके वंश से जाता न रहेगा। ये तो सामुदायिक स्मृति और पहचान को बनाए रखने का एक असाधारण संकल्प है। इतिहास को जिंदा रखने की जिद। बिल्कुल। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई है ना? एक और चिट्ठी का जिक्र है। हाँ, इस परंपरा को और पुख्ता किया गया। रानी एस्थर और मोर्दकई ने मिलकर पुरीम के बारे में एक और चिट्ठी लिखी। दूसरी चिट्ठी? क्यों? हाँ, और इस बार पूरे अधिकार के साथ। ये दूसरी चिट्ठी कई वजहों से अहम हो सकती है। एक तो ये एस्थर के अधिकार को और मजबूती से स्थापित करती है। अब वो सिर्फ रानी नहीं, बल्कि अपनी कौम के लिए नियम बनाने वाली शासक भी है। अच्छा। दूसरे, ये शायद किसी भी शक या सवाल को खत्म करने के लिए थी, ताकि ये रिवाज पूरे साम्राज्य में एक ही तरह से और पूरी मजबूती से लागू हो। चिट्ठी की नकलें शांति देने वाली और सच्ची बातों के साथ भेजी गईं। ये शायद दिखाता है कि मकसद एकता और सच्चाई को बढ़ावा देना था। इस दूसरी चिट्ठी में कुछ नया था। हाँ, एक बात जोड़ी गई, उपवास और विलाप। हाँ। पद 31। उपवास और विलाप, ये थोड़ा चौंकाता है। पूरीम तो खुशी और दावतों का त्योहार बताया गया था, फिर ये क्यों? ये एक दिलचस्प पहलू है। शायद ये उस भयानक खतरे और डर को याद करने का तरीका था जिससे वो गुजरे थे। अच्छा, मतलब खुशी के साथ साथ उस संकट को ना भूलना। हाँ, जिसने इस जीत को इतना अहम बनाया। ये याद दिलाता है कि ये खुशी आसानी से नहीं मिली थी। तो पूरीम सिर्फ जश्न नहीं, बल्कि उस पूरी यात्रा का स्मरण बन गया। डर, संघर्ष, बचाव और फिर आनंद। ये त्योहार को और ज्यादा गहरा अर्थ देता है। समझ गया। और आखिर में पद 32 कहता है कि एस्थर की इस आज्ञा ने पुरीम के नियमों को और पक्का कर दिया। हाँ। और इन सब बातों को आधिकारिक तौर पर पुस्तक में लिख दिया गया। बिल्कुल, यानी इसे इतिहास का, रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया गया। अच्छा। ताकि ये कभी भुलाया न जा सके। ये दस्तावेजीकरण का अंतिम चरण था, जो इसे एक स्थायी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा के रूप में स्थापित करता है। तो अगर हम इस पूरे अध्याय को समेटें तो एक ऐसी घटना जो पूरी कौम के खात्मे का कारण बन सकती थी,
वो उनके बचाव, उनकी जीत और एक ऐसे राष्ट्रीय उत्सव की वजह बनी जो आज तक मनाया जाता है। सही। ये कहानी है किस्मत के पलटने की, नाइंसाफी के खिलाफ खड़े होने की और सबसे बढ़कर एक समुदाय के तौर पर अपनी पहचान और अपनी यादों को जिंदा रखने के संकल्प की। मोर्देकाई और एस्टर का नेतृत्व और लोगों की हिम्मत, इन सब ने मिलकर इसे मुमकिन बनाया। आज हमने देखा कि एस्तेर का 9वां अध्याय सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना का बयान नहीं है, ये भी दिखाता है कि कैसे सामूहिक स्मृति गढ़ी जाती है। हाँ, और कैसे उसे रीति रिवाजों में ढाला जाता है, कैसे वो आने वाली पीढ़ियों के लिए पहचान का स्रोत बन जाती है। पाठ का बार बार ये कहना कि इसे कभी ना मिटना चाहिए और स्मरण उनके वंश से जाता न रहेगा, ये दिखाता है कि याद रखना ये अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली क्रिया है। बिल्कुल। यहाँ जो बात मुझे सोचने पर मजबूर कर रही है वो ये है कि पूरम सिर्फ अतीत की एक घटना को याद करना नहीं है, नहीं, बल्कि ये उस कहानी को हर पीढ़ी के लिए फिर से जीने जैसा है। ये कहानी समुदाय को बताती है कि वो कौन है, कहाँ से आए हैं और मुश्किल हालात में भी उम्मीद क्यों रखनी चाहिए। हाँ, और ये उस समुदाय की कह सकते हैं लचीलापन और जिंदा रहने की इच्छा शक्ति का भी प्रतीक है। ये त्योहार याद दिलाता है कि हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, पासा पलट सकता है। ये हमें इस सवाल पर लाकर छोड़ता है और शायद हमारे सुनने वालों के लिए भी सोचने का एक बिंदु है। किसी भी समाज या समुदाय के लिए अपनी तारीख, खासकर मुश्किलों से उभरने और जीत की कहानियों को जिंदा रखना कितना जरूरी है। बहुत अहम सवाल है। और ये यादें वक्त के साथ उनकी पहचान को कैसे बनाती हैं और शायद बदलती भी रहती हैं। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सब सोच सकते हैं। आज हमारे साथ एस्तेर की कहानी के इस अहम पड़ाव को समझने के लिए जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया।